हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है और जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट भी प्राचीन कालीन इतिहास का कराया है और इसका भी प्रैक्टिस सेट अभी पार्ट 2 के बाद में अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारे फ्रेंड्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सिखाया जाता है और उनको स्टार्ट से यानी एशियन हिस्ट्री, प्राचीन कालीन जो इतिहास है उससे उनको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके और उनको प्रत्येक जो विषय की जानकारी हो सके। जो फ्रेंड्स हमारे नए विजिट कर रहे हैं उनको हम बता दें, हमारे चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस चल रही है, मैथ की भी क्लासेस चल रही है, साइंस, ये सभी की क्लासेस चल रही हैं और आपको अच्छी तरीके से पूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। इसमें नगर योजना, यानी उस समय जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय नगर योजना कैसी थी। तो नगर योजना जो थी वो 2 भागों में विभक्त थी। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में विभक्त थी। एक तो था पश्चिमी दुर्ग, एक जो पश्चिमी क्षेत्र था वो दुर्गीकरण था, यानी वो वहां पर ऊंचे टीले बने हुए थे। तो टीले बने हुए थे, इससे ये आभास लगाया जा सकता है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां पर जो व्यापारी लोग या उच्च लोगों का निवास था, जो लोग उच्च थे, अमीर थे, ऐसे व्यक्तियों का जो निवास स्थान था वो दुर्ग में था। पश्चिमी हिस्से में जो दुर्ग थे और एक पूर्वी हिस्सा था जहां पर आवास थे, वहां पर साधारण जनता का निवास था। यानी अगर क्वेश्चन में आएगा कि नगर योजना कैसी थी, तो नगर योजना जो हड़प्पा कालीन जो नगर योजना थी हड़प्पा सभ्यता की, वो 2 भागों में विभक्त थी। एक तो पश्चिमी दुर्ग, दूसरा पूर्वी आवास। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद मिलता है। अपवाद क्या है? अपवाद में एक स्थान है धौलावीरा। धौलावीरा, इसमें उच्च, निम्न, मध्य और निम्न, यानी 3 प्रकार के स्थान मिले हुए हैं। और सड़कें किस प्रकार थी? तो सड़कें दोस्तों कैसी थी? समकोण आकार की थी। समकोण आकार, समकोण आकार यानी इस प्रकार से सड़कें थी। बहुत ही जिस प्रकार से आज जो प्रेजेंट है वर्तमान काल में सड़कें हैं, उसी प्रकार से समकोण को काटती हुई जो सड़कें थी। समुचित जल निकासी, यानी अभी यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लोग कंपेयर करें आज की तुलना में और सभ्यता जो सिंधु कालीन सभ्यता है उस से कंपेयर करेंगे, तो उस समय की सभ्यता ज्यादा अच्छी थी। क्या अच्छी थी? क्योंकि वहां पर समुचित जल निकासी, यानी नालियों को जो घर से बहने वाला जो जल था उसको नालियों से अच्छी ढंग से उसको पक्की ईंटों से ढक दिया जाता था, जिससे कि बाहर किसी प्रकार की गंदगी ना हो। तो दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। दास प्रथा का प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? दास प्रथा। दोस्तों, दास प्रथा, जैसे कि आज भी दास प्रथा चल रही है, लोगों को पैसा दे करके उनसे काम करवाया जाता है, नौकरी करवाई जाती है, उसी प्रकार से पहले भी दास प्रथा थी। लेकिन थोड़ा अंतर था। पहले जो दास प्रथा थी उसमें किसी भी व्यक्ति को एक बार में खरीद लिया जाता था, यानी कुछ पैसे दे करके उसको 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ऐसे ले लिया जाता था और उससे अपना काम करवाया जाता था। लेकिन अब सभी को मंथली पे किया जाता है। तो ये दरवाजे और खिड़कियां, ये जो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर गलियों में खुलती थी। जो घर बने हुए थे दोस्तों, वो जो घरों की जो खिड़कियां और दरवाजे थे वो सामने मेन रोड पर नहीं खुलते थे। इसलिए नहीं खुलते थे क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी और लोगों का बार बार अगर आवागमन होता था तो उससे जो ट्रैफिक है वो भी बाधित होती थी। इसके साथ साथ में जो घर के सदस्य उनको हानि हो सकती थी। इसीलिए जो दरवाजे खिड़कियां थी वो सामने की ओर न खुल करके पीछे, घर के पीछे यानी गलियों में खुलती थी, जिससे आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती थी और उसमें ट्रैफिक नहीं जाम होती थी। सती प्रथा जैसा एक प्रमाण मिला है
वैसे मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सती प्रथा ही था, लेकिन सती प्रथा जैसा ही प्रमाण मिला हुआ है लोथल में, जहाँ पर 3 युगल सावधान मिले हुए हैं, युगल सावधान मिले हुए हैं कहाँ पर, लोथल में। और कालीबंगा में 1 युगल सावधान मिला हुआ। सावधान क्या होता है दोस्तों, इससे ऐसे होता है, यानी जो व्यक्ति का व्यक्ति जब समाप्त हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात में यानी 2 युगल यानी दंपति यानी 2 लोगों को एक साथ में दफन किया गया है। कहाँ, लोथल में और कालीबंगा में। लोथल में 3 स्थानों पर 3 सावधान मिले हैं, और जबकि कालीबंगा में कितने, 2 सावधान मिले हुए हैं। मात्र प्रधान समाज होने की व्याख्या करता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में मात्र प्रधान समाज रहा होगा, क्योंकि वहां से मातृ देवी की प्रतिमा और मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है, इसके साथ साथ में नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय का जो समाज था वो मातृ प्रधान समाज था। दोस्तों आगे देखेंगे, सिंधु जो सभ्यता के लोग थे वो जिस प्रकार से हम आज वर्तमान काल में 2 प्रकार सभी जो जितने भी मानव हैं वो या शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, दोनों होते हैं। तो उसी प्रकार से जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भी शाकाहारी थे और मांसाहारी भी थे। अगर बात कहें कि आभूषणों में, तो आभूषणों में सोना, चांदी, मणिक्य, मिट्टी, सीप, हाथीदार का प्रयोग आभूषणों के रूप में करते थे। वे इन आभूषणों का प्रयोग करते, सोना भी, चांदी, लेकिन यहाँ पर अभी लोहे का अभाव था, लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें, लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। जीवन निर्वाह की बात करेंगे तो इसमें उन्होंने, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प आदि का ज्ञान रखते थे और इसी का व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया की व्यापार उस समय, जो अगर व्यापार की बात की जाए किससे किससे व्यापार किया जाता, तो उस समय जो तत्कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, होंगो नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता, इन सभी स्थानों से इनका व्यापार होता था। लेकिन मेसोपोटामिया से सबसे ज्यादा व्यापार होता था, क्योंकि वहां पर एक राजा थे और जिनका एक अभिलेख मिला हुआ है, सारगोन का अभिलेख। कौन सा दोस्तों, सारगोन का अभिलेख मिला हुआ है, जिस अभिलेख में सिंधु को मेलुहा शब्द से इंगित किया गया। सिंधु जो है क्षेत्र, उसको मेलुहा बताया गया और फारस को दिलमुन बताया गया। फारस को दिलमुन, कौन से, सारगोन अभिलेख में। और यहाँ पर जो हड़प्पा कालीन मुहरें भी मिली हुई हैं, कहाँ मिली हुई है, ये मिली हुई है मेसोपोटामिया से। इससे ऐसा आभास लगाया जा सकता है, ऐसा संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार वो मेसोपोटामिया से होता था। अगर हम बात करेंगे वस्त्रों की, तो वस्त्रों में ये निर्यात करते थे सूती वस्त्र, क्योंकि यहाँ पर कपास सबसे अधिक होता था। अभी कपास में भारत नंबर 1 है, कपास पहले भी सबसे ज्यादा होता था, और जिससे वो सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे और उसका निर्यात करते थे। इसके साथ साथ में हाथीदार तो का भी वो निर्यात करते थे। आयात में क्या करते थे, तो आयात भी करते थे, तांबा आयात करते थे, सोना, चांदी, मणिक्य, तो ये सभी चीजें वो आयात करते थे। सोना कहाँ से आयात करते थे, तो अगर तांबा की बात करें तो राजस्थान से मंगाते थे, कर्नाटक यानी कोलार की खानों से सोना मंगाते थे, जो आज भी बहुत मशहूर है। बदस्कां जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से चांदी मंगाते थे। इसी प्रकार से वो अपना आयात भी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अगर बात करें कौन कौन सी फसलों का ज्ञान था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लगभग 9 फसलों का ज्ञान था। दोस्तों कितनी फसलों का, 9 फसलों का ज्ञान था, जिसमें जिस प्रकार से आज जौ, गेहूं, खजूर, तरबूज, राई, सरसों, तिल, कपास आदि लगभग 9 फसलों का ज्ञान था। बहुत ही सभी फसल जो आज हम यूज करते हैं उसका सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में भी विकास देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में लोथल से चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। कहाँ से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अधिकतर क्वेश्चन आता है कि चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो कहाँ से मिले हुए, लोथल से। लोथल एक बंदरगाह था, गोदीवाड़ा था, और यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। रंगपुर भी एक स्थान है जहाँ पर धान की भूसी के प्रमाण मिले हुए हैं। मेहरगढ़ से सबसे ज्यादा कपास के साक्ष्य मिले हुए, कहाँ से, मेहरगढ़ से।
तो दोस्तों इसमें से रंगपुर और आप लोथल याद रखेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आपका आंसर होगा लोथल। अगर हम पशुपालन की बात करेंगे तो पशुपालन जिस प्रकार से अभी प्रेजेंट समय में लोग जानवरों को पालते हैं, उसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनमें जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले क्या, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और हाथी। घोड़े के साक्ष्य तो नहीं मिले हुए थे, पहले नहीं मिले हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में जो कोटा गुजरात में पड़ता है वहाँ घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य के प्रमाण मिले हुए हैं। राणा गुंडाई जो कि घोड़े के दांत वहां से मिले हुए हैं, कहाँ से, राणा गुंडाई से। और सबसे लेकिन इनका जो प्रिय पशु था, सबसे प्रिय पशु था वो था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, यानी जो नंदी होते हैं, आज भी नंदी पूजनीय होते हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ की वहाँ मूर्ति भी मिली हुई है। तो पशुपतिनाथ जो कि भगवान शिव के अवतार के रूप में माने जाते हैं, और इनका जो प्रिय सवारी इनकी नंदी है, तो इसीलिए सबसे इनका प्रिय पशु क्या था, कुबड़ वाला सांड। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता सेम जो वर्तमान काल में स्थित है उसी प्रकार से उनको ज्ञान था, और वो हर चीज में निपुण थे, व्यापार भी करते थे, हर चीज के शौकीन थे, खेल में भी शौकीन थे। खेलने में अगर उनके प्रमोद का आमोद प्रमोद का विषय देखा जाए, यानी खेलने में क्या पसंद करते थे, तो वो जानवरों को लड़ाते थे तथा इसके साथ साथ में शतरंज का खेल अधिकतर वो खेला करते थे। अगर भवन निर्माण की बात की जाए तो भवन निर्माण में वो गीढ़ पद्धति का इस्तेमाल करते थे। कौन सी पद्धति, गीढ़ पद्धति, यानी जाल पद्धति के माध्यम से घरों का निर्माण करवाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये आपको हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 से इतनी चीजें देखने को मिली। अब हम बात करेंगे उद्योग के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के समय उद्योग किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, किस प्रकार से उद्योग धंधे व्यापार कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बताया गया है कि जो उस समय की सभ्यता थी वो मेन जो इनका वो व्यवसाय था वो व्यापार था। तो व्यापार में क्या करते थे, वस्त्र उद्योग करते थे, क्योंकि उस समय कपास अधिकतर होता था, इसीलिए लोग वस्त्रों का निर्माण करते थे और वस्त्रों को निर्यात भी करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं, तो इसके साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या मिला हुआ है, लाल रंग का कपड़ा मिला हुआ है दोस्तों, लाल रंग का एक कपड़ा मिला हुआ है, और इसके साथ साथ में एक पुरोहित की प्रस्तर की मूर्ति मिली हुई है, जिस पर एक तिपतिया अलंकरण मिला हुआ है। एक तिपतिया अलंकरण मिला हुआ है, यानी साल पर, साल जो शॉल उड़ाया जाता है वो उस पर एक तिपतिया अलंकरण मिला हुआ। कहाँ पर दोस्तों, मोहनजोदड़ो में, जो कि अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिपतिया अलंकरण कहाँ पर मिला हुआ है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। इसके साथ साथ में व्यापार के लिए जो कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन सूती कपड़े पर छाप भी मिली हुई है, और उस समय के लोग चाक का यूज करते थे, और पक्की ईंटें मिली हुई हैं, तो इसीलिए ईंट और भट्टों का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गया व्यापार। दोस्तों आगे देखेंगे हथियार, यानी किस प्रकार के जो हथियारों का यूज करते थे, औजारों का यूज करते थे। तो उसमें सबसे पहले तो कुल्हाड़ी का यूज करते थे, आरा, इस प्रकार से हम लोग अभी यूज करते हैं, खुरपी, खेत की निराई के लिए खुरपी, छुरी, बर्छा आदि औजारों का वो प्रयोग करते थे। मापन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर दोस्तों मापन क्वेश्चन पूछा था, मापन के बारे में। तो मापन में क्या, वो फुट के बारे में उनको नॉलेज थी, जानकारी थी, फुट के बारे में जानकारी थी, क्यूबिक का ज्ञान था, और उनके जो बांट थे वो कैसे थे, घनाकार थे। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मापन था, मापन यानी बांट किस प्रकार से थे, वो कैसे थे, घन आकार के थे। और इसमें दो प्रकार की जो मापन प्रणाली थी, दो प्रकार की थी, एक तो थी निचले स्तर की, एक थी ऊपरी स्तर की। दो प्रकार की प्रणालियों का यूज करते थे। जो निचले स्तर की प्रणाली थी उसको बोलते थे द्विभाजक प्रणाली। कौन सी दोस्तों, द्विभाजक प्रणाली। और जो ऊपरी स्तर था उसको बोलते थे दशमलव प्रणाली। कौन सी प्रणाली, दशमलव यानी डेसिमल प्रणाली का यूज करते थे। अगर हम बात करें मूर्तियों की, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मूर्तियों की बात करेंगे तो 3 प्रकार की मूर्तियां मिली हुई हैं। एक मूर्ति मिली है धातु की, मिट्टी की और प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्तियां मिली हुई हैं। जो कांसे का रथ मिला हुआ है वो दैमाबाद से मिला हुआ है। दैमाबाद दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में है। वहां से क्या मिला हुआ? कांसे का एक रथ मिला हुआ है जो धातु का बना हुआ है। इक्का गाड़ी मिली हुई है कांसे की, बैलगाड़ी मिली हुई है कहां से? चबूतरों से। दोस्तों धातु में वो सभी प्रकार की धातुओं का यूज करते थे, इससे पहले हम बता चुके हैं। सोना चांदी और मणिक्य सभी प्रकार की धातुओं का यूज करते थे। और इसके साथ साथ में कांसा, जो कांसा किस चीज से बनता था? रांगा यानी टीन और तांबे के मिश्रण से बनता है, उसका भी यूज करते थे। मिट्टी की बात करेंगे, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की उस समय पक्की मिट्टी और कच्ची मिट्टी दोनों मिट्टियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। जो पक्की मिट्टी थी उसको मूर्ति बोलते थे। तो जो मूर्ति बनाई जाती थी मानव की, जो मूर्तियां बनती थी आज भी जैसे मूर्ति बनती है, अगर मानव की मूर्ति बनानी है तो कैसे बनेगी? ठोस। तो उसी प्रकार से जो मानव की मूर्तियां पाई गई हैं वो ठोस पाई गई हैं, और जानवरों की जो मूर्तियां पाई गई हैं वो खोखली पाई गई हैं। आज भी यही होता है दोस्तों। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जानवर की कोई भी मूर्ति खरीदते हैं मिट्टी की, तो वो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। आप मेला जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, वहां पर किसी भी अगर पक्षी की या फिर जानवर की मूर्ति लेकर आएंगे तो वो कैसी होती है? खोखली होती है। लेकिन जो किसी भी मानव की मूर्ति होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी इसी प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। प्रस्तर की बात करेंगे या पत्थर की बात करेंगे तो भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली हुई है पत्थर की। इसके अतिरिक्त भी काफी मूर्तियां मिली हुई हैं। दोस्तों मोहर की बात करेंगे कि मोहर किस प्रकार से यूज करते थे। तो मोहर में जो अग्रभाग होता था उस पर क्या होता था? पशुओं का चित्रण मिलता है। इसके साथ साथ में पशुपतिनाथ, मोहनजोदड़ो से आगसी यानी पशुपतिनाथ का भी चित्रण मिला है। तो जो अग्रभाग होता था वहां पर कौन कौन सा? हाथी, गैंडा, हिरण और एक संगी जो पशु, भैंसा आदि के चित्र मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता के समय जो मोहर थी, मोहर पर किस जानवर का चिन्ह नहीं मिलता है, किस जानवर के चित्र नहीं मिलते हैं। तो उसमें काफी ऑप्शन हो जाएंगे, शेर और घोड़ा। तो ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर देखना है आपको, हाथी, गैंडा, हिरण, एक श्रृंगी पशु और भैंसा, इन जानवरों का चित्र उस समय की मोहरों पर पाया जाता था। अगर हम बात करेंगे पृष्ठ भाग पर यानी दूसरी भाग पर क्या होता था? वो केवल वहां पर मुद्रा लेख अंकित होता था। उस समय के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था? दोस्तों अगर धार्मिक जीवन की बात करेंगे उस समय हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे? उर्वरा देवी की पूजा करते थे। उर्वरा देवी की पूजा यानी जो जब खनन किया गया तो उत्खनन के फलस्वरूप एक मूर्ति मिली हुई, जिस एक स्त्री की मूर्ति मिली हुई है जिसकी नाभि से एक पेड़ निकला हुआ है, एक पेड़ निकला हुआ है, और उसी की ये लोग पूजा करते थे, जिसे उर्वरा देवी की उन्हें उपमा दी है। उर्वरा देवी यानी वो ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से जब किसी चीज की जब फसल, अभी भी कोई जब फसल कंप्लीट हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो लोग जश्न मनाते हैं, यानी पर्व की तरीके से मनाते हैं। उसी प्रकार से ये लोग क्या करते थे? हड़प्पावासी उर्वरा देवी की पूजा करते थे। इसके साथ साथ में वृक्षों की पूजा करते थे, सूर्य की भी पूजा करते थे, चंद्र की पूजा करते थे, पशु और पक्षियों की भी पूजा करते थे। और मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली हुई है, पशुपतिनाथ की प्रतिमा जो मिली हुई है मोहनजोदड़ो में, इससे प्रतीत होता है कि मातृ देवी और पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। कालीबंगा में क्या लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक जो जीवन था उसमें अधिकतर मातृ देवी, पशुपतिनाथ की ये पूजा करते थे। इसके साथ साथ वो उर्वरा देवी, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, पशु सभी की पूजा करते थे। अगर बात करेंगे अब शवाधान की, शवाधान यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको किस प्रकार से उसका दाह संस्कार किया जाता था। तो दोस्तों उसमें 3 प्रकार से लोगों का दाह संस्कार किया जाता था। समाधान मिले हुए कौन कौन से? पहला तो है दाह संस्कार, यानी जो एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी उस समय उसको जला दिया जाता था। जलाने के पश्चात में उसकी जो राख होती थी, अस्थियों को लेकर के
विसर्जित कर दिया जाता था। ये संस्कार दाह संस्कार माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में ये रिवाज आज भी चल रहा है। आंशिक संस्कार क्या होता था? आंशिक दाह संस्कार में क्या किया जाता था कि जो जब मृत्यु किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसको खुले में छोड़ दिया जाता था और वो समझते थे कि इस व्यक्ति से हो सकता है किसी जानवर का पेट ही भर जाए या उसका जीवन यापन हो सके या उसे भोजन मिल सके, इसीलिए क्या करते थे, जो उस व्यक्ति को खुले में छोड़ देते थे और जो जानवर थे, जानवर पशु पक्षी उसका मांस खा लेते थे। जब हड्डियां बचती थी तो उनको हड्डियों को उठा करके ला करके उनको पूर्ण रूप से दफन कर दिया जाता था। इस प्रक्रिया को आंशिक संस्कार कहते थे, आंशिक दाह संस्कार। फिर ये पूर्ण समाधान भी मिले हुए। पूर्ण समाधान क्या है? यानी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसको बंद कर दिया जाता था, यानी दफना दिया जाता था। इस प्रक्रिया को भी देखा गया है किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हड़प्पा में एक जो वो मिली हुई है, एक ये मान लीजिए एक विदेशी व्यक्ति के जो एक कब्र मिली हुई है जिससे ताबूत में दफनाया गया था। तो जब ताबूत में दफनाया गया तो ऐसा लोगों ने आभास किया कि यह किसी विदेशी की, ये जो विदेशी का किसी भी विदेशी का जो ताबूत है, तो हड़प्पा में ताबूत मिला हुआ है। रोपड़ एक जगह, रोपड़ में क्या मिला? मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने का, यानी मालिक के साथ में कुत्ता दफनाने के प्रमाण मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो हड़प्पा वासी हैं उनका जीवन उद्योग, हथियार, मापन, मूर्तियां, मुहर, धार्मिक जीवन और सावधान इस प्रकार से थे। हड़प्पा सभ्यता की अगर पतन की बात की जाए, किस प्रकार से इतनी जो अच्छी सभ्यता थी वो सदा सदा के लिए गायब हो गई। अगर पतन की बात करेंगे तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहले गार्डन चाइल्ड महोदय जी आए और मार्टिन विलर महोदय जी ने बताया कि जो आर्यों का आक्रमण हुआ, क्योंकि इसके बाद में जो ग्रामीण सभ्यता आई, आर्य आए, आर्यों के आक्रमण की वजह से इन्होंने बताया कि ये जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे करके नष्ट हो गई। तो इसमें गार्डन चाइल्ड और कौन थे? मार्टिमर विलर। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि पतन के कारण में आपको याद रखना, आर्यों के आक्रमण क्वेश्चन आता है कि आर्यों का आक्रमण जो पतन का कारण है, किसने ये बात कही? तो ये बात कही थी गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर विलर ने। जलवायु परिवर्तन की बात की जाए तो अमलानंद घोष जी थे और डीपी अग्रवाल जी थे। इन दोनों महोदयों ने कहा कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता है वो इस संसार से नष्ट हो गई। तो लेकिन अब तीसरे नंबर पर एक जॉन मार्शल, आपको याद होगा 1920 में जॉन मार्शल महानिदेशक बनाए गए थे पुरातत्व विभाग के, जिनके अध्यक्षता में ही जो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मार्शल जी ने कहा कि जो बाढ़ इसका मेन जो कारण था वो बाढ़ है, जो कि मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण भी मिले हुए हैं। तो बाढ़ का कारण बताया अर्नेस्ट मैके ने बताया कि बाढ़ की वजह से ही सभ्यता का पतन हुआ, और एस.आर. राव ने भी बताया कि बाढ़ की वजह से ही ये इतनी जो विकसित सभ्यता है वो सदा सदा के लिए अंत हो गया इसका। कुछ ऐसे थे RKRU जो कैनेडी जी थे, इन्होंने बताया कि ऐसा है, महामारी से ये सभ्यता का अंत हुआ। इसके बाद जो भूतात्विक परिवर्तन, यानी कुछ लोग कहने लगे कि जो नदी उस समय जो नदियां बह रही थी, सिंधु नदी जो बह रही थी, उसके जलवायु परिवर्तन की वजह से, सरस्वती नदी के विलुप्त होने की वजह से ये जो सभ्यता है वो सदा सदा के लिए नष्ट हो गई। उसमें थे M.S. वत्स जी थे, जॉर्ज F. डल्स थे, ग्रेगरी पोसाल थे। इन लोगों ने अपने मत प्रस्तुत किए और इन्होंने कहा कि जो भूतात्विक परिवर्तन हुए, यानी जो उस समय परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों की वजह से ये सभ्यता का अंत हुआ। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। और पार्ट 1 हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1, पार्ट 2 आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइए। और ये जो आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत किए गए, इसके पश्चात में मैं आपको एक हड़प्पा से
रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाले किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप ये ना कहें कि ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट को भी आप करेंगे और इस वीडियो को लगभग 2 या 3 बार देखेंगे। 2 से 3 बार आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो थोड़ा बहुत आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है और इसके साथ साथ में दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना है, जिससे कि जो हमारा प्रयास चल रहा है, जो आपको पढ़ाने का प्रयास चल रहा है, वो थोड़ा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। दोस्तों हमारा चैनल है ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस, इसको आज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप अपने सुझाव अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।